नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां संदेश खाली हिंसा को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में लगे पोस्टरों में से कमलनाथ की तस्वीर गायब दिखी। तीसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां मेयर मामले में कोर्ट से फैसला आने से पहले ही मेयर ने त्यागपत्र दे दिया। वहीं चौथी बड़ी खबर यूपी से है, जहां अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे के बाद राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात कही है। आज इसी 4 खबरों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। विपक्षी पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए इलाके में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। इसी बीच भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी पर इस मामले में चुप्पी बनाए रखने का आरोप लगाया है। लॉकेट चटर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी ने इस मामले में अब तक एक भी बयान नहीं दिया। शाहजहां शेख अभी भी फरार हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही है। उन्हें टीएमसी यानी कि 30% वोट चाहिए। हमने पाकिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में सुना था, अब यह चीज बंगाल में देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी इस पर चुप हैं। वह कह रही हैं कि यह सब आरएसएस कर रही है। वहीं आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंची। उनके इस दौरे पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यानी कि रेखा शर्मा यह जानने की जरूरत है कि राज्य सरकार ने इस गंभीर परिस्थिति को सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं। एनसीडब्ल्यू ने डबल इंजन सरकार वाले राज्यों का दौरा क्यों नहीं किया? हम मां शारदा की पूजा करते हैं और भाजपा ने उनका कैरिकेचर बनाकर हमारी भावनाओं को आहत किया है। एनसीडब्ल्यू इन मामलों को नजरअंदाज क्यों करती है? वुमेन की सभानेत्री श्रीमती रेखा शर्मा पहुंची है कलकत्ता, संदेश खाली की ओर रवाना हो रही है। उनको भी जानना यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है, जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप है, उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है, तो कैंप भी बैठ रहे हैं। शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है। इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। पुलिस के सामने ये सब होते थे और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे और कुछ नहीं, एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है? सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, संदेश खाली की जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उस पर पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। वास्तव में इस पॉलिटिकल बयानबाजी पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए देवेंद्र जी, जो हुई है बहुत ही
दुखद आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नारी का सम्मान को ठेस पहुंची है, बहुत ही हृदय विदारक है। और ऐसी घटनाएं सम्मान से होती नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम पूर्वी बंगाल हुआ है और उसमें जिस तरीके की आबादी है, डेमोग्राफी, उसमें इस तरीके की स्थितियां होती रहती हैं। आप देखा कि जब भी जहां भी गरीबी होगी तो महिलाओं का शोषण होगा, लेकिन जिस तरीके यहाँ पे खबरें आ रही हैं वो बड़ी दुखद है। ये आजादी के 75 साल बाद भी अगर महिलाओं का इस तरीके से शोषण हो रहा है तो बड़ी ही दुखद बात है। देखने वाली बात है कि जिस तरीके से स्टेट मशीनरी जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है और उसमें कोई कदम, ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और आपने देखा कि अब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है कमीशन है और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स है, इनकी वहां पे विजिट हो रही है। हमने देखा है कि 37 साल जिस तरीके से कम्युनिस्ट का रहा था, बड़ा रक्त रंजस रहा था वहां पे, और वहां की जो मानसिकता है बड़ी ही विचित्र है। और उस सिस्टम को हमने देखा कि जिस तरीके से वो ट्रांसफर हुआ और टीएमसी आई, और उसने भी लगभग वही सिस्टम अपनाए रखा था, क्योंकि हमको लगता है कि वहां की जिस तरीके की मानसिकता और डेमोग्राफी है उसमें सत्ता परिवर्तन के लिए वही सिस्टम अपनाया जाता है जो पहले की सरकारें अपनाई हैं। तो अभी भी अगर यहाँ पे सचेत नहीं होता है तो बड़ी दुखद की बात है। बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल एक समय एक इंडस्ट्रियल टाउन होता था, और आज नौबत ये आ गई कि वहां पे सबसे गरीबी की सीमा से नीचे जो है लोग जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। और उस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पे इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है वो बढ़ रहे हैं, स्टेट मशीनरी भी उसमें कोई विशेष योगदान नहीं दे पा रही है। तो कुल मिला के वहां पे समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। उसका निदान निकालना बड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। पता नहीं कब समय आएगा कि जब इसका अंत होगा। जी, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो रेखा शर्मा हैं वो वहां पर विजिट आज जो की हैं, लेकिन उन पर भी राजनीतिक बयानबाजी की गई है कि ये जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनका इशारा जो है ये कहा जा सकता है कि मणिपुर की तरफ था, वहां नहीं जाती और यहाँ आती हैं। तो इस तरह की इस तरह की बातें अगर जो हो रही हैं तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ का समाज है ये सही हो पाएगा पश्चिम बंगाल का? देखिए, जहां तक पूर्वोत्तर का सवाल है, वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। और आपने देखा जो मणिपुर की बात हुई थी तो उसमें हिंसा का जो तांडव था वो ज्यादा था, इसलिए जो आयोग थी उसकी विजिट शायद समय पे नहीं हो पाई होगी। लेकिन यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी बदली हुई हैं। यहाँ पे जो है उतना हिंसा नहीं दिखाई पड़ रही जितनी मणिपुर में हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं को जो शोषण हो रहा है और जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं यौन शोषण के, वो बड़े दुखद हैं। ऐसा देश की आजादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अपनी मानसिकता और सरकार की जो शासन प्रशासन जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको एक्टिव पार्ट लेना चाहिए और इस तरीके की घटनाओं से जो है बचना चाहिए। और यही उनका दायित्व भी होता है किसी भी शासन प्रशासन का कि लोगों के साथ अन्याय ना हो, उनका शोषण ना हो, विशेषकर महिलाओं का और बच्चों का। लेकिन जिस तरीके से वहां की राजनीति चल रही है, शोषण हो रहा है डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है और इस शोषण पर महिलाएं ही इस तरह से राजनीति कर रही हैं, तो बड़ी विचित्र स्थिति देखी जा सकती है। कैसे ये दशा सुधरेगी? देखिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपने बचाव के लिए अपनी महिलाओं प्रवक्ता को ही आगे उतारती है, क्योंकि अगर पुरुष बचाव में उतरेगा उनकी सरकार में तो उसकी बात उतनी नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब महिला आयोग की अध्यक्षता वहां गई है तो उनकी जो सामना करने के लिए जो प्रवक्ता आया है टीएमसी का, वो भी एक महिला प्रवक्ता है। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं राजनीति में अंदर। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये जो घटनाएं हैं, जो वहां पे तुष्टीकरण जो देखने को मिल रहा है, जो अभी से नहीं हम देख रहे हैं, काफी समय से जो तुष्टीकरण देखने को मिल रहा है, वो बड़ा दुखद है। इस तरीके का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, जिसका कई बार देखा हाईकोर्ट भी बीच में आता है
और अपना जो है उसको अपने जो है आदेश पारित करने पड़ते हैं। तो तमाम घटनाएं जो हो रही हैं केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, जिस तरीके से जो फैसले सरकार ले रही है, जिसकी वजह से जो जनता है वो गरीब से गरीब होती जा रही, पिसती चली जा रही है। और आप देख रहे हैं कि वहां पे जिस तरीके की कटमनी चल रही है, किस तरीके की वहां पे परिस्थितियां हैं, बड़ी ही दुखद हैं, उनको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई हो, और चाहे केंद्र सरकार की हो। कई दफे आपने देखा था इलेक्शन के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई थी, लोग अपना छोड़ के ये बंगाल को छोड़ के जो है वो आसाम में जाके उन्होंने शरण ली थी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होना अच्छी नहीं लगती हैं। आपको एक स्टेट्स को अपनी जो इकबाल है, जो शासन प्रशासन है, वो बनाए रखना चाहिए। इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बदलती रहेंगी, लेकिन जो जनता है वो सर्वोच्च है, उसका शोषण नहीं होना चाहिए, विशेषकर महिलाएं और बच्चों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए डॉक्टर आलोक सोती। तो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर के अब वार पलटवार हो रहे हैं, इस पर तमाम बातचीत कर रहे थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेताओं के पास आईटी द्वारा नोटिस भेजने और कांग्रेस नेताओं के अकाउंट सीज करने के मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार की एजेंसियों के खिलाफ आक्रामक है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने आईटी और ईडी के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त किया, आयकर भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन इन विरोधों में एक जो बात जो महत्वपूर्ण देखने को मिली वो ये है कि प्रदर्शन में जो देखने वाली चीज थी, प्रदर्शन में इस्तेमाल किसी भी पोस्टर में कहीं भी कमलनाथ की तस्वीर नहीं दिखी। ऐसे में कयासों का दौर अभी भी जारी है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि कृष्णा, जैसा कि प्रदर्शन कर रही है ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उनके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और इस प्रदर्शन में जो चीज देखने को मिली है, जो पोस्टर है उसमें कमलनाथ की कहीं तस्वीर नहीं दिखी। दिग्विजय सिंह की अगर जो बात करें तो दिग्विजय सिंह ने तो एक कही रखा था कि हमारा इस पोस्टर में तस्वीर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन कमलनाथ का भी इस पोस्टर में तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर ये क्या कहलाता है? निश्चित तौर से देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी का ये प्रदर्शन था और जिला कांग्रेस कमेटी में विधायकों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। जब कांग्रेस से इस बारे में पूछा गया तो बोले कि विधायकों के तस्वीर नहीं लगाई गई, कोई बड़ा आयोजन हो, कोई बड़ा वो हो, उसके प्रोटोकॉल में कमलनाथ की एक्स सीएम है तो वो तस्वीरें लगती हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर लगातार ईडी और आईटी शिकंजा कस रही है और दबाव की राजनीति कर रही है, उसके चलते ये प्रदर्शन किया गया है। लेकिन कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव है उसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है और लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी ये कारगुजारी करती है। बीजेपी के इशारे पर ईडी और आईटी की कार्रवाई होती है। इसी को लेकर आज आयकर भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। जी कृष्णा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन ईडी और आईटी के जो नोटिस बराबर दे रही है, धमका रही है कांग्रेस नेताओं को, तो इसके खिलाफ किया गया है। ठीक है, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। लेकिन जैसे इन लोगों का ये भी कहना है कि जिला कांग्रेस कमेटी का जो ये जिला कमेटी का ये प्रदर्शन था, धरना था, इसलिए कमलनाथ के तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन जीतू पटवारी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब की तस्वीर इसमें दिख रही है। अब इनसे ज्यादा बड़े तो कमलनाथ नहीं दिखते हमें, जहां तक लगता है। तो आखिर ये इस बार ही ये नियम बना है कि इससे पहले भी ऐसे तस्वीर गायब होते रहे हैं इन लोगों के? जी कृष्णा।
तो चलिए, देखिए कई बार ऐसे मौके आए हैं जब तो चलिए हमारे संवाददाता की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज जिला कमेटी का, कांग्रेस कमेटी का आज प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था और ईडी और आईटी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था। लेकिन इसमें जो तस्वीरें थीं, पोस्टरों में जो तस्वीरें थीं उसमें कमलनाथ के पोस्टर गायब थे। हालांकि कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि पूर्व सीएम की तस्वीर छोटे इस आयोजन में नहीं लगाई जाती। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इस्तीफा दे दिया, जहां भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर के इस्तीफे की पुष्टि की। बता दें कि चुनाव में धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मेयर का इस्तीफा विपक्ष बड़ी जीत मान रहा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों का भाजपा का दामन थामना एक बार फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करता है। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आप पार्षदों के भाजपा में आने से नगर निगम में पूरी तरह समीकरण बदल जाएंगे। बीजेपी के पास 15 वोट हैं, 3 आप पार्षद और 1 अकाली दल का वोट मिलकर यह आंकड़ा 19 हो जाएगा। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराने की फैसला देता है तो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपना मेयर बना लेगी। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि चंडीगढ़ में एक नया गणित सामने आ गया। मेयर ने त्यागपत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में मिल गए, 1 अकाली दल का, 15 बीजेपी के पास ही हैं। तो कुल मिलाकर के यह आंकड़ा 19 तक पहुंच गया। और अगर जो पुनः मेयर का चुनाव होगा तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि पुनः बीजेपी का मेयर यहां पर आ जाएगा। तो चुनाव से पहले ही सियासी समीकरण बदल गए, कुल स्थितियां बदल गईं, परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो बीजेपी का जो ये खेल है, बीजेपी का राजनीति का खेल, वो बहुत ही पैनापन तरीके से खेला जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। अब जहां तक चंडीगढ़ की बात करें तो मेयर ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही। लेकिन एक चीज अगर जो देखा जाए गणित, तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में जा मिले। ये जो सियासी समीकरण यहाँ चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मोटे तौर पर चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था वो भी पूरी राजनीति के तरीके से हुआ था। आपको अगर याद होगा कि जिन दिनों मेयर के चुनाव जहां भी डायरेक्ट नहीं होते थे, पार्षद मिलकर के चुनाव करते थे, तो इस तरह का खेल वहां होता था। कई बार अनुशासन से बचने के लिए राजनीतिक दलों के पार्षद कुछ इस तरीके से वोट डालते थे कि उनका वोट रिजेक्ट हो जाता था और दूसरा व्यक्ति जीत जाता था। ऐसा मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई हैं और मैं राज्य भूल रहा हूँ, राज्यसभा के चुनाव में भी एक आध बार ऐसा हुआ। तो इसी खेल के तहत जो मेरा अनुमान है, सत्य क्या है वो तो भगवान जी जाने, मेरा अनुमान है कि चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है वो इसी खेल के तहत हुआ कि वोट उसमें रिजेक्ट हुए। अब क्योंकि वोट रिजेक्ट हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो मेयर ने त्यागपत्र दे दिया और भाजपा ने पूरी हिम्मत के साथ वो जो रिजेक्ट वोट हुए थे उन पार्षदों को अपने पाले में ले लिया। तो कुल मिलाकर के अब उनके पास 19 का गणित जो हो गया, तो अब उसमें आसानी से मेयर अपना जिता सकते हैं। जी, आसानी से मेयर अब बीजेपी का ही होगा। अब कोर्ट फैसला भी दे दे कि पुनः चुनाव कराए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ये जो वोट का गणित है, मेयर के वोट का गणित, वो समझाने के लिए। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारा होने पर यात्रा में शामिल होंगे।
अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है, उनके पास लिस्ट आ गई है, हमने भी उन्हें लिस्ट दे दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस तो जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। यानी कि एक तरह की शर्तें हैं कि अगर यूपी में न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी को शामिल होना है तो कांग्रेस को सीटों का बंटवारा करना ही पड़ेगा इससे पहले ही। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अगर जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो कांग्रेस वहाँ पर बहुत ही अपनी कमज़ोर पोजीशन पर है, और दूसरे पोजीशन पर अगर जो देखा जाए तो सपा वहाँ पर ठीक स्थिति में है। बहुत कुछ कह सकते हैं कि वो ठीक परिस्थिति में है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, लखनऊ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक बार खबर आई थी कि न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल होंगे। अब खबरें ये आ रही हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पहले वोटों का बंटवारा तो हो, माफ़ कीजिएगा, सीटों का बंटवारा तो हो जाए, फिर हम आपके न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ये कभी हाँ कभी ना की स्थिति क्यों बन रही है? आप जी है कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी की अपनी सीटों को यहां बंटवारा लेने को लेकर उन्होंने अपनी सूची सौंप दी और आज अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कांग्रेस की न्याय यात्रा में तभी शामिल होंगे जब सीटों की बंटवारे की जो बात है वो साफ हो जाएगी। क्योंकि 2009 में यहाँ पर पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था तो उसमें उतना बेहतर फायदा नहीं हुआ था। इस बार समाजवादी पार्टी अपने को उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में देख रही है, तो ऐसे में सीटों की मांग भी समाजवादी पार्टी की ज्यादा है और कांग्रेस भी कहीं कहीं सीटों पर अपनी जीत के आंकड़े लेकर चल रही है। जातीय आंकड़े हों, स्थानीय आंकड़े हों, प्रत्याशी के आधार पर आंकड़े हों, जिसको लेकर अभी और समाजवादी पार्टी के बीच में कई सीटों पर समन्वय नहीं हो पाया है। फिर भी अखिलेश यादव कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए हैं कि कैसे भी उन्हें जो है 60 से मिल जाए, ऐसा आवाज चल रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की थी उन्हें 80 सीटों में से कम 60 सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस बात पे राजी नहीं है और जिस तरह आधी सीटों की बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी पर अखिलेश यादव का दबाव है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी ये कहीं सोच रही है कि 80 सीटों में अगर यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है तो शायद जिस तरीके से एक बार कांग्रेस ने यहाँ 21 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी ज्यादा बढ़ती हैं तो एक मजबूती भी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेगी। और इन्हीं आंकड़ों के साथ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस दबती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं ये तो आने वाले समय में तय होगा। राहुल गांधी की चल रही है और इस यात्रा के बाद उसी मध्य प्रदेश की ओर प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद इन सीटों की बंटवारों की बात जो है वो तय मानी जा रही है कि तब साफ हो पाएगी। कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल कर यहाँ कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस दावेदारों की मजबूत जनसैलाब, जनसमूह और स्थानीय मुद्दों के आधार यहाँ आकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी को किस तरीके से यहाँ लाभ मिलेगा, कांग्रेस गठबंधन में किन सीटों पर साथ में यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ सकती है, कहां कहां कांग्रेस की सीटों को जीत, ये सब आंकड़े इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी यहाँ जुटा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए फिरोजाबाद है, झांसी है, जय और इसके साथ कानपुर नगर है और उन्नाव है, लखनऊ है, ऐसी कई सीटें हैं जिनको लेकर कुछ स्थितियां अभी पा रही हैं। हालांकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जबकि लखनऊ जो है वो कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया है। तो ये बात भी एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस के खेमे में नाराजगी हुई है। वही वाराणसी की सीट को लेकर अभी साफ नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर की सीट पर वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो ये जो चीजें हैं वो कांग्रेस के खेमे को नाराजगी दे रही है, तरीके से दबाव बना रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ठंडे बस्ते में से डालना चाह रही है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की यात्रा के बाद होगा कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को दी जाए।
आएंगे। हालांकि जिस हार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से टूटे हैं, तब से अखिलेश यादव के तेवर और बदल रहे हैं। तेवर इसलिए बदले हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, ऐसे में अखिलेश यादव के पास उनके पार्टी के 111 यहाँ विधायक हैं, 3 सांसद हैं। इस बलबूते पर वो कांग्रेस से यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मजबूती से चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर डिफीट दे पाएगी। लेकिन इसी तरीके से कलह मची रही तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों को नुकसान होगा। जी प्रशांत, एक बात और दिमाग में आ रही है कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में और सपा को किस तरह से साइडलाइन किया गया, एक तरह से बेइज्जत कर दिया गया कमलनाथ जी के द्वारा, क्या उसी की टीस निकाल रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए देवेंद्र जी, आप जान हर राजनीतिक दल का हिसाब से और प्रदेश के साथ खड़े अलग होते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दबाव कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 6 सीटों को लेकर बनाया था, उस पर सहमति नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, कांग्रेस को भी उसमें नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कम आंका। नतीजा ये रहा कि जो मुस्लिम वोट बैंक था या फिर यादव जो समाजवादी पार्टी पर अपनी आस्था रखता था, वह वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। इसीलिए ना तो समाजवादी पार्टी को वहां जीत मिल पाई और ना ही वहां कांग्रेस को उन सीटों पर जीत मिल पाई जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को सीट देने की मांग की थी। ये जो कमलनाथ का वहां पर स्टैंड था वो नुकसानदेह कांग्रेस पार्टी को हुआ और शायद इसीलिए फिर एक बार सपा मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनकी जमीन है यहाँ पर 111 उनके पास है, 3 सांसद है। हालांकि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी को। सांसदीय की सीटों पर 2 उपचुनाव हारे थे, रामपुर और आजमगढ़। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में दूसरा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही, जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र जी, यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया की जो एक तानाशाही है, इसका काफी नाज होता नजर आ रहा है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया, फर्रुखाबाद में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए झांसी पे भी समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। जालौन गरौठा सीट है, उस पर भी समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है। जबकि ये सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के खाते में देखती है। और फतेहपुर में भी अब तक देखा जाए समाजवादी पार्टी वहां पर दावा ठोक रही है। और इन सब सीटों को लेकर पश्चिम की सीटों की तरफ चले जाएं तो पश्चिम में भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से आरएलडी की जो दूरियां हुई हैं, उससे भी कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मजबूती मिली है। आरएलडी के टूटने के बाद कांग्रेस के पास वहां कोई ऑप्शन नहीं बचा है समाजवादी पार्टी के अलावा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पे पहले ही उन्होंने डोरे डाले थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने को ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास मौका है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बार्गेनिंग करें और 80 में से 60 सीटें जो है उन्हें हासिल हो जाए। हालांकि जीते न जीते ये अलग की बात है, ये अलग की बात है कि उनको जीत कितनी हासिल होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए ये जरूरी हो गया है, सपा तभी शामिल होगी जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ संवाददाता प्रशांत राव। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।